हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश गुरुकुल। फ्रेंड, कल मेरे घर पे एक मेरा दोस्त आया हुआ था। एक्चुअली वो अपना होमवर्क वगैरह पूरा कर चुका था, तो हम लोग मूवी देखने के लिए लखनऊ 10 बजे से जा रहे थे। अचानक पिताजी का फोन आया, हम लोग वापस आ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं। एक्चुअली ये मैं जो सेंटेंस बताया हूं, इसमें जो भी कार्य हुआ बीते समय के बारे में बता रहा है। वैसे भी हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग बातें करते हैं पुरानी, पिछली, कि मैं वहां गया था, ये किया था, वो किया था, वहां घुमा था, ये खाया था, वो पिया था। यानी कि जब भी हम बातें करते हैं तो जिन घटनाओं का हम जिक्र करते हैं उनकी टाइमिंग पास्ट की होती है, यानी पिछले समय की होती है, बीते समय की होती है। तो आज हम लोग ऐसे वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे जिसमें कार्य का संबंध बीते समय से हो। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो टेंस है वो टाइम और स्टेज ऑफ वर्क से मिलकर बना हुआ है। तो जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट के साथ मिलकर के प्रेजेंट इंडिफिनिट बना था, कॉन्टिन्यूस के साथ मिलकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना था, परफेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट बना था, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ मिलकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना था, ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस भी ये जो स्टेज ऑफ वर्क है इनके साथ मिलकर के अलग अलग टेंस बनाता है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम लोग इसी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या है? एक्चुअली जिन वाक्यों के अंत में ता था आता है, ते थे आता है, ती थी आती है, अथवा वाक्य के अंत में आ ई ए का साउंड आता है, जैसे मैंने खाना खाया, आया ना, लड़कियां गाना गाई, ये आया ना, बच्चे विद्यालय गए। तो इस तरीके से इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, वह दूध पीता था, वे क्रिकेट खेलते थे, मैं बाजार गया, आप दूध पिए। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे ता था, ते थे, गया यानी आ गया, पिए, सीखी, यहाँ पे देखिए भी आ गया। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब इनको जब हमको ट्रांसलेशन बनाना आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट का सबसे ट्रांसलेशन में सबसे इजी यदि कोई टेंस है तो वह है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा फुल स्टॉप लगा देते हैं। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वेंट हुआ। और एक चीज और आपको बता दूं कि जो वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है ना, ये केवल और केवल ट्रांसलेशन में पास्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसके अलावा पूरे इंग्लिश में इसका कोई उपयोग नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो वर्ब का जो ये सेकंड फॉर्म है ना, बना ही इसलिए है कि वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग हो। तो हम देखते हैं ट्रांसलेशन बना करके, वह दूध पीता था, तो अब देखिए यहाँ पे ही हो गया और ही के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है, तो ड्रंक हो गया, ड्रैंक हो गया, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रैंक हो गया और मिल्क फुल स्टॉप। वे क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेड, प्लेड, तो प्लेड हो गया, क्रिकेट हो गया। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, आप दूध पिए, तो यू ड्रैंक मिल्क। मीरा अंग्रेजी सीखी, तो मीरा, और लर्न का सेकंड फॉर्म लर्नड होता है, तो लर्न इंग्लिश फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव। अब हम निगेटिव की बात करना। एक्चुअली पहचान तो वही है, उसके साथ नहीं शब्द जुड़ा होगा। जैसे सीता गाना नहीं गाती थी, देखिए ती थी और नहीं आ गया। मैं बाजार नहीं गया, आ रहा है ना साउंड, और उसके पहले नाक लग गया है, नहीं आ गया। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हमको इसको ट्रांसलेशन बनाना है तो पिछला देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है रूल। क्या था पिछला पॉजिटिव वाला रूल? कि सब्जेक्ट लिखते थे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते थे,
और ऑब्जेक्ट आप लिखते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे और अब यहाँ पे डिड और नॉट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी तो सर अभी आपने तो बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग होता है। हाँ होता है ना, यहां भी है। क्यों, यहां देखिए जो डिड है ना, ये देखिए डू का सेकेंड फॉर्म ही तो है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव में डज अथवा डू पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म उसी का तो है, डिड, डू डिड डन। तो जब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लग गया तो फिर अब दोबारा थोड़ी आप लगाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है, तो ये है तो हेल्पिंग वर्ब ही। तो इस तरीके से यहाँ भी सेकेंड फॉर्म प्रयोग हो रहा है। अब हम ट्रांसलेशन बना के देख लेते हैं। सीता गाना नहीं गाती थी, तो सीता और डिड नॉट, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, बस एक ही जब सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो वही प्रयोग होगा। तो सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग हो गया। मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट और गो टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव भी जरा देखना तुरंत। इंट्रोगेटिव में क्या है, पहचान वही है, ता था ते थे ती थी अथवा आ ए आए का भाव है, आवाज है, साउंड है, और साथ में प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो प्रश्नसूचक शब्द के माध्यम से या क्या से बी टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य हो, जैसे तुम दूध क्यों पिए। यहाँ पे देखिए वे क्रिकेट कहाँ खेलते थे। तो और देख लेते हैं कुछ वाक्य, क्या वह गीत गाती थी, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के जो दोनों वाक्य हैं इसमें प्रश्नसूचक शब्द प्रयोग किए गए हैं, जबकि नीचे के जो दोनों सेंटेंस हैं इसमें क्या से वाक्य आरंभ किया गया, यानी बी टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं कि जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में दिया हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, और अगर बीच में नहीं है, क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रांसलेशन बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव में तो क्या था, सब्जेक्ट लिखा था, फिर डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नसूचक शब्द ढूंढेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढेंगे। हमने ढूंढ लिया, लिख लिया भैया। अब इसके बाद हम डिड लगा लेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, जब डिड ही है आपके पास तो वही लगाना है। डिड लगा लिया, सब्जेक्ट लगा करके और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा करके फ्यूचर मार्क लगा दे, हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब यहां पे देखिए, यदि आपने प्रेजेंट टेंस को विधिवत पढ़ लिया है तो बाकी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये समझना आपके लिए बड़ा इजी है। इसलिए यदि आपने प्रेजेंट टेंस को नहीं ध्यान से पढ़ा तो कृपया लिंक पे जाकर के और मेरे पिछले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे, तुम दूध क्यों पिए। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, हमने लिख लिया व्हाई, और इसके बाद क्या लगाएंगे, हम डिड लगाएंगे ना, डिड लगा लिया, और यू और ड्रिंक, फिर मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर ध्यान दीजिएगा यहां पे वर्ब, जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट ही फॉर्म प्रयोग किया जा रहा है। अब यहां पे देखिए, वे क्रिकेट कहां खेलते थे, तो वेयर हो जाएगा। अब डिड दे प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह गीत गाती थी, यानी स्टार्टिंग कहां से होगी, डिड से होगी। कर लेते हैं भाई, डिड से स्टार्टिंग, डिड कर लिया, और गाती थी यानी कि सी, और सिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, तो डिड आई टीच इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। एक चीज आपने बारीकी से देखी, जैसे प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि कोई कार्य बार बार रिपीट होता है या किसी की आदत प्रकट होती है, तो आदत यहां भी है, लेकिन ये बीते समय में, पास्ट में है। वो दूध पीता था, उसकी आदत थी, या वो दूध नहीं पीता था, तो यहां भी आदत है। पहचान उसी तरीके से, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि वर्तमान में कंटिन्यू चल रहा, मतलब वर्तमान में था, और इसमें बीते समय की बात है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो सब्जेक्ट आप लगा रहे थे उसके बाद आप नॉट लगा देंगे। वैसे भी आप हिंदी का सेंटेंस देख लीजिए, तुम दूध क्यों नहीं पिए, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेले, क्या वह गीत नहीं गाए, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। तो आपने इंट्रोगेटिव में देखा था कि आप सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते थे, और ऑब्जेक्ट लगा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेते थे।
लेकिन अब यहाँ पे इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप नॉट लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। एक शब्द आपको ऐड करना है, वो भी कहां करना है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड डिड और फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नसूचक शब्द है व्हाई, हमने व्हाई का प्रयोग कर लिया और इसके बाद क्या करते हैं हम डिड लगाएंगे। डिड लगा दिया हमने, देखिए यहाँ पे डिड लगाने के बाद यू और यू के बाद नॉट लगा करके और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा व्हाई डिड यू नॉट ड्रिंक मिल्क। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, आपको कई जगह देखने को यह मिला होगा कि डिडंट का प्रयोग हुआ है वाक्यों में, बहुत सारे वाक्यों में। तो ये क्या डिडंट का चक्कर क्या भाई? एक्चुअली डिडंट जो शब्द है डिड नॉट से मिलकर बना हुआ है और कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत ईजी है। बस ये जो नॉट है ना इसके साथ आके जुड़ जाता है तो डिडंट हो जाता है। तो जब नॉट इसके साथ आके जुड़ता है ना तो DIDN एपोस्ट्रोफी और उसके बाद जब तब जाके टी लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसी वाक्य को अगर हम लिखना है डिडंट के रूप में तो ये हो गया व्हाई डिडंट यू ड्रिंक मिल्क। जब डिडंट नॉट यहाँ के डिड में मिल जाता है तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते और आजकल ज्यादा प्रयोग इसी का होता है। तो यदि आपको कहीं इस तरह का सेंटेंस मिले तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या चक्कर है कि यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग अलग अलग ना होकर के वे क्रिकेट क्यों नहीं खेले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह गीत नहीं गाई। तो अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमने डिड का प्रयोग कर लिया और उसके बाद सी नॉट सिंग ए सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई तो डिड आई नॉट टीच इंग्लिश लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तो सबसे इजी है। इसमें क्या है, जिन वाक्यों के अंत में रहा रही रहे के बाद था थे थी आए, बस हो गया इसका पहचान। जैसे वह खाना बना रही थी, वे क्रिकेट खेल रहे थे, देखिए यहाँ पे रही थी और रहे थे, कितना इजी। तो अब हम ऐसे वाक्यों को जब हमको ट्रांसलेट बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज और वर में से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसके साथ क्या करते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। तो वाज और वर हो गया और फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके हम लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप कर लेते हैं। हम ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला वाक्य लिया हमने, वह खाना बना रही थी, तो सबसे पहले वह यानी कि सी लिखेंगे। अब सी के बाद हमें वाज और वर में से एक चुनना है तो हम क्या करेंगे, हम उसी प्रोनाउन वाले, चूंकि सी प्रोनाउन है ना तो प्रोनाउन वाले चार्ट पे जाएंगे। ये देखिए जो हमने आपको पहले भी बताया था ही सी इट, देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ है वह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो इनके साथ वाज का प्रयोग होता है और बाकी के साथ वर का प्रयोग होता है। लेकिन एक अपवाद मैं बता दूं, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था कि आई वी और यू ये नेचर से तो सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज होते हैं प्लूरल की तरह। लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि आई जो है ना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, यह अपवाद है। तो आई के साथ भी हम वाज का ही प्रयोग करते हैं, आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं और बाकी ये जो ही सी इट है ये तो सिंगुलर है ही है, इसके साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे और बाकी वी यू और दे के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है ना, सिंगुलर है, तो हम वाज ले लिया हमने वाज और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया, कुकिंग हो गया और फूड लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से वे क्रिकेट खेल रहे थे तो अब दे देखिए तो प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ तो क्या होगा, वर होगा, तो दे वर और उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट फुल स्टॉप हो गया। अब निगेटिव देख लें, पहचान वही है, रहा था रही थी रहे थे के साथ नहीं शब्द का प्रयोग हो, जैसे वह खाना नहीं बना रही थी, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बस यहां कुछ नहीं करना है, यहां भी बड़ा इजी है,
ये जो आप सब्जेक्ट के बाद वाज और वर्ब प्रयोग कर रहे थे, इसके बाद आप नॉट लगा देंगे, बस ये देखिए। और इसके बाद आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा के लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा करके फुल स्टॉप कर देंगे, हो गया। देखते हैं, वो खाना नहीं बना रही थी तो सी हो गया। अब सी के बाद वही वाज और वर्ब में से डिसाइड करना, जैसा कि हमने चार्ट देखा था। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, वाज होगा, वाज हमने कर लिया, फिर नॉट लगाया यहाँ पे और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा करके तो कुकिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे एरो हमने लगा दिया है, बाकी काम आप भी कुछ करना है, बैठे ही तो है, सुन ही तो रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी वाज नॉट कुकिंग और फूड, बस हो गया। अब भाई आप कुछ करेंगे तभी तो आप, भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड सेंटेंस पे, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो हम सबसे पहले दे लिखेंगे और दे के साथ क्या होगा प्रयोग, वर होगा ना, तो वर हो गया। और इसके बाद नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद प्लेइंग क्रिकेट। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अभी तो ये निगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहचान वही है, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या वह खाना बना रही थी, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो अब यहाँ पे सॉरी, वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो इसमें देखिए क्या से भी प्रारंभ होने वाला वाक्य दिया हुआ है और प्रश्नसूचक शब्द वाला भी वाक्य दिया हुआ है। तो अब यदि इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया था, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये जो प्रश्नसूचक शब्द है ना, सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो लिख दिया हमने इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे, और इसके बाद क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा करके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या वो खाना बना रही थी। अरे भाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करते थे और यहाँ पे वाज और वर का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी सब कुछ उसी तरीके से है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप प्रेजेंट टेंस यदि विधिवत तरीके से समझ लीजिए तो बाकी बड़ा आसान है। तो अब हम देखते हैं इसका, क्या वो खाना बना रही थी, तो वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, यहां से देखेंगे हम। तो अब वह खाना, वो के साथ क्या होगा, वाज होगा, तो वाज सी कुकिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो सबसे पहले तो हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई, और दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको धीरे से ये जो सब्जेक्ट है ना और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बीच में नॉट को लाके बिठा देना, बस हो गया आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे अगर वाक्य दिया हो, क्या वो खाना नहीं बना रही थी, तो वाज सी नॉट कुकिंग फूड, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, व्हाई वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हो गया। तो इस तरीके से हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और साथ साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। जरा वाक्य के हेडिंग पे ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट यानी जो कार्य भूत काल में हुआ हो, बीते समय में, और परफेक्ट यानी कि पूर्ण भी हो गया हो, अर्थात ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका था हो, चुकी थी हो, चुके थे हो, अथवा आ था, ई थी, ए थे का साउंड आए वाक्य में। जैसे यहां देखिए, वो खाना खा चुका था, वे क्रिकेट खेल चुके थे। अभी आगे हम ये साउंड वाले भी बताएंगे, जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया था। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सिंगुलर, एक ही सिंगल आपका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है और वो होता है हैड, बस। और हैड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, बस हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हो रहा है, वो चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो,
या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, सब में थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए वो खाना खा चुका था, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या प्रयोग होगा यहाँ पे, ही। अब ही हमने लिख लिया, और ही के बाद चूंकि जब एक ही आपका सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो हम लिखेंगे वहां पे हैड, और खा चुका था तो ईट, एट, ईटन, तो क्या होगा, ईटन, हमने लिख लिया ईटन, और उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। वे क्रिकेट खेल चुके थे तो दे, और उसके बाद हैड, और प्ले, प्लेड, प्लेड, तो हो जाएगा प्लेड और क्रिकेट, फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव। अब निगेटिव की बात करना है। निगेटिव में भी पहचान वही है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, अथवा आ था, ई थी, ए थे का साउंड है और साथ में नहीं शब्द दिया हो, जैसे वो खाना नहीं खा चुका था, देखिए यहाँ पे चुका था। और ये देखिए दूसरा वाला, उसने गाना नहीं गाया था, गाया आ था, देखिए यहाँ पे आया ना, आ था, और उसके साथ नहीं शब्द दिया हुआ, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसका जब भी हमको ट्रांसलेशन बनाना होगा तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम हैड लिखेंगे, हैड लगाने के बाद हम नॉट, हैड हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। तो हो गया हमारा थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये हो गया। अब इसके हिसाब से ट्रांसलेशन जरा बना के देखते हैं। वो खाना नहीं खा चुका था, तो सबसे पहले तो ही, और हैज, नॉट, और ईट, एट, ईटन, तो ईटन हो जाएगा, और फुल स्टॉप हो गया। उसने गाना नहीं गाया था, तो उसने के लिए चाहे आप कायदे तो उसने गाना नहीं गाया था, तो गाया था यानी कि ही होना चाहिए। आप चाहे तो सी भी लगा सकते हैं, चलिए हमने सी प्रयोग कर लिया, तो गाई थी अगर आता तो और क्लियर था, तो खैर सी हो गया। और सी के बाद हैड आपने लगा लिया, और हैड लगा करके आपने नॉट लगाया, और सिंग, सैंग, संग, और फिर ये सॉन्ग हो गया। कितना इजी। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, वही जो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, अथवा वो साउंड आ था, ई थी, ए थे का है। तो देखिए तुम अब प्रश्न भी पूछा जाए, तुम दूध क्यों पिए थे, ए थे आ गया, देखिए यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जा रहा है। और देखिए वे क्रिकेट कहाँ खेले थे, और देख लीजिए क्या वो गीत गाई थी, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। देखिए इसमें चुका था भी आया, ई थी, ए थे, ये थे, तो इस तरीके से सब प्रकार के सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले तो आप निगेटिव को देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हैड, मेन नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मैंने क्या बताया, बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्या, प्रश्नसूचक शब्द, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनको सबसे पहले निपटाना चाहिए, किनारे लगाना चाहिए। चलिए तो हम जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नसूचक शब्द है, उसको लिख लिया हमने। इसके बाद हम हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब इसके हिसाब से ट्रांसलेशन भी बना लो जरा भैया। तुम दूध क्यों पिए थे, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, और उसके बाद हैड यू ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक मिल्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट कहाँ खेले थे, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, वेयर। अब हैड दे प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगाया हमने, क्या वह गीत गाई थी। अब यहाँ पे देखिए क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें ये इंट्रोगेटिव जो वर्ड है ना, ये नहीं है, प्रश्नसूचक शब्द नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, इसके आगे यहां से हम वाक्य की स्टार्टिंग करेंगे, यानी हैड से। तो हैड सी सिंग, सैंग, संग, तो संग हो गया, ए सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड आई टॉट इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। अब अगर मान लीजिए निगेटिव भी हो तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद नॉट लगा देना है, इसके बाद नॉट लगा देना है। जैसे अगर वाक्य दिया हो कि क्या तुम दूध क्यों नहीं पिए थे, तो व्हाई हैड यू नॉट ड्रंक मिल्क, वेयर हैड दे नॉट
played cricket. Had she not sung a song? Had I not taught English? तो इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब देखिए यहाँ पे पास्ट यानी कि कार्य बीते समय में हुआ, परफेक्ट यानी पूर्ण भी हो गया हो, कंटीन्यूअस चल भी रहा हो यानी कि कुछ कार्य पूरा हो गया हो और कुछ जारी हो यानी समय दिया हो, और कंटीन्यूअस का मतलब रहा रही भी हो। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि के साथ समय भी दिया हो। जैसे देखिए यहाँ पे वो 2 घंटे से खाना बना रही थी, तो देखिए रही थी और साथ में समय दिया हुआ है। यहाँ देखिए वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, रहे थे और समय भी दिया हुआ। तो ऐसे वाक्यों का जब भी हमको ट्रांसलेशन बनाना हो तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। हमने लिख लिया सब्जेक्ट। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम हैड लगाते हैं। यहां भी कोई लफड़ा नहीं है सिंगुलर सब्जेक्ट का प्लूरल सब्जेक्ट का, बस हैड लगाना आपको। इसके बाद हम बिन शब्द लगाते हैं, बिन लगा दिया और इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, लगा लिया हमने। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और समय को दर्शाने के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे कि बजे 4 बजे से, 2 बजे से, 12 बजे से, या दिनों के नाम हो जैसे सोमवार, मंगलवार, या महीनों के नाम हो या सन के नाम हो जैसे 1974, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि अवधि दिया हो, पीरियड दिया हो, तो क्या करेंगे, हम फार का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 घंटे, जहां पे संख्या दिया हो 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, तो वहां पे हम फार का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा सिंस और फॉर हो गया और इसके बाद हम टाइम लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या वो 2 घंटे से खाना बना रही थी, तो सी हो जाएगा और इसके बाद हैड और बीन कुकिंग फूड। अब यहाँ पे देखिए 2 घंटे से, तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना, अवधि बता रहा है ना, 2 घंटे से कब से स्टार्ट हुआ ये नहीं बता रहा, 2 घंटा समय बता रहा, अंतराल बता रहा है। तो ये अवधि के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। अब इसी तरीके से दूसरे वाले वाक्य में देखिए वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे हमने लिख लिया, हैड लगाया, बिन लगाया, जैसा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आएंगे, तो प्लेइंग हो गया। अब इसके बाद हमको समय दर्शाना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, बजे, हमने कहा ना इतने बजे से, सोमवार से, सितंबर से, अक्टूबर से। तो इस तरीके से जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे और इसके बाद 4 बजे से है तो 4 o'clock कर लिया। अब मान लीजिए इसी का निगेटिव सेंटेंस है तो पहचान तो वही है, समय भी दिया हो, रहा था, रही थी, रहे थे हो और नहीं भी शब्द दिया हो। जैसे वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी, वे 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो अब यहाँ पे देखिए जब ट्रांसलेशन बनाना होगा तो हमको, अब चूंकि नहीं शब्द एक बढ़ा है ना, तो हमको नॉट लगाना है। तो नॉट कहाँ लगाएंगे, हम सब्जेक्ट और बिन के बीच में लगाएंगे। कैसे, देखिए सब्जेक्ट लगाया, सॉरी हैड और बिन के बीच में सब्जेक्ट लगाया, फिर हैड लगाया और उसके बाद नॉट लगाया और इसके बाद फिर बिन लिखेंगे हम और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, लगा लिया हमने और ऑब्जेक्ट लगा लिया और लास्ट में फुल स्टॉप, सॉरी उसमें समय की उस स्थिति को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया और फिर टाइम का प्रयोग किया। अब इस रूल के अनुसार जरा इस वाक्य को बना के देखते हैं। वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी, तो वह यानी कि सी, और फिर क्या होगा, हैड, और देखिए नहीं है ना तो नॉट हो गया हमारा और फिर बिन, कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग कर लिया हमने, अब फूड हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब हमको ये समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर में से एक शब्द का चयन करना। तो देखिए हमने बताया था भी कि पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस, यानी कि अवधि दिया हो जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने
तो हम फार लगाएंगे, लगा लिया हमने, और इसके बाद समय क्या है 2 घंटे, तो 2 आवर्स लिख लिया। इसी तरीके से ये वाक्य देखिए, वे 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे देखिए 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, बजे हो, दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, कर लिया हमने सिंस। अब इसके बाद 4 बजे से 4 o'clock कर लिया। अब मान लीजिए इसी का इंट्रोगेटिव हो तो पहचान तो वही रहेगा, साथ में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे वह 2 घंटे से क्यों खाना बना रही थी, क्या वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। दोनों टाइप के हैं, देखिए प्रश्नसूचक शब्दों वाले वाक्य भी हैं और क्या से आरंभ होने वाले वाक्य हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे, लिख लिया, और उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम बिन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और फिर वही समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर, और फिर टाइम, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखते हैं वो 2 घंटे से क्यों खाना बना रही थी। सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई। अब व्हाई हैड सी बिन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, क्या वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो अब यहाँ तो प्रश्नसूचक शब्द है नहीं बीच में, क्या से वाक्य की स्टार्टिंग हो रही है, तो हैड हम लिखेंगे, हैड दे बिन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए 4 बजे से तो सिंस हो गया क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, और 4 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी के साथ साथ मान लीजिए अगर आपको निगेटिव भी दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सब्जेक्ट और बिन है ना, इसी के बीच में नॉट लगा देना है। जैसे अगर वाक्य हो कि वह 2 घंटे से क्यों नहीं खाना बना रही थी, तो क्या करेंगे आप, व्हाई हैड सी नॉट बिन, बिन के पहले नॉट लगाएंगे, नॉट बिन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार देखिए, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरे पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को हमने कैसे ट्रांसलेट करना सिखाया आपको। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।